गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आप सभी अच्छे हैं बिल्कुल, और पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 3 वीडियो इस चैप्टर से संबंधित बना चुके हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का जो अपना नया जो टॉपिक है, ठीक है, वो रसारोहण इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और उसके पश्चात अपना छठा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पूर्व एक जो इन्फॉर्मेशन है वो जो मैंने आपको सेंड की थी कि आपका जो 10 तारीख है, यानी कि जो अब आने वाला जो सोमवार है, उसको हम आपका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट जो है वो 5 चैप्टर से होगा जो इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। और उन 5 चैप्टरों में से मैंने कुछ क्वेश्चन, यानी कि 25 जो क्वेश्चन है वो मैंने आप सभी को सेंड कर दिए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप याद कीजिए अपने घर पे बैठ के अच्छी तरह से, क्योंकि अब तो सिर्फ यही एक तरीका रह गया है कि हम और आप जो है वो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। लाइव जो है वो पता नहीं क्लासें कब लगें, ऑफलाइन जो क्लास हैं वो कब लगें कब न लगें, और गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह क्या गाइडलाइन जारी की जाए, इसका किसी को भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे में टेस्ट वेस्ट देकर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो ये एक प्रयास है हमारा आपका, ठीक है, कि आपने कितना अब तक पढ़ा है, कितना आपको समझ में आया है। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना कि इसे आपको याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे और 25 जो क्वेश्चन हमने आपको भेजे हैं उन्हें याद करेंगे। और उसके पश्चात सोमवार को हम इन्हीं 25 क्वेश्चनों में से आपसे 10 या 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट आपसे लेंगे, और ईमानदारी से टेस्ट को देना, ऐसा नहीं है कि चीटिंग करेंगे। हाँ, अब आप उन्हें 2-3 दिन अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए हैं। अच्छी तरह से याद करो उनको, और जब कंप्लीटली याद हो जाए, ठीक है, तो एक बार फिर से उनको दोहरान करना और टेस्ट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होना। ओके, बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। सो लेट्स बिगिन क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रसारोहण। क्या है? रसारोहण, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब तो आप जानते हैं, सैप का मतलब होता है रस, और एसेंट का मतलब होता है आरोहण। आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, ठीक है, ऊपर दिस गमन, ऊपर की ओर चढ़ना। तो यही एसेंट ऑफ सैप होता है, रसारोहण होता है। आसान टॉपिक है, ठीक है, कुछ ऐसा है इसमें नया कुछ भी नहीं है कि भी आपको इसको याद करने में काफी परेशानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे पूर्व जो एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि जो अब तक हमने अवशोषण पढ़ा था कि अवशोषण क्या होता है, जल अवशोषण क्या होता है, जल अवशोषण की क्रियाविधि जो मैकेनिज्म है, सक्रिय और पैसिव और एक्टिव जो है, दोनों प्रकार से हमने पढ़े थे, ठीक है ना। इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, सम अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं इनको, ठीक है। तो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ अवशोषण जो है, यानी कि जल का जो अवशोषण करने वाले जो अफेक्टिंग फैक्टर हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि पानी कितना मात्रा में अवशोषित होगा, कब होगा, वे कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें कम मात्रा में होता है, वे कौन सी कंडीशन है जिनमें अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे पहली जो बात होती है वो होती है जो प्राप्त जो अवेलेबल सोयल वाटर होता है वो, ठीक है। नंबर 1 जो होता है वो प्राप्य मृदा जल, ये प्रभावित करने वाला पहला कारक है, ठीक है। इसको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर नोट्स में है तो कर लेना, ठीक है। ये केवल मैं आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इससे पूर्व जो हमने पढ़ा है उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी होता है कि जल अवशोषण जो होता है वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात होती है वो है अवेलेबल वाटर, यानी कि जो मृदा के अंदर जो पानी उपस्थित है वो, ठीक है, प्रभावित करता है जल अवशोषण को। किसे? जल अवशोषण का। बात यह आती है कि प्राप्य मृदा जल, हमने कक्षा 11 में एक चीज पढ़ी थी कि मिट्टी के अंदर जो पानी जो होता है वो कई प्रकार से एकत्रित होता है। जैसे कौन कौन सा होता है? एक तो होता है गुरुत्व जल, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है रासायनिक जो जल होता है, या अनुबंधित जैसे जल कहा जाता है, ठीक है, रसायन अनुबंधित जल।
और तीसरे जो प्रकार का होता है वो है केशिका जल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि एक जो पौधा होता है उस पौधे के लिए जो सबसे आवश्यक जो जल होता है, यानी कि पेड़ पौधों की जो जड़ें मिट्टी में होती हैं, लेकिन मिट्टी में इस प्रकार के तीनों जल में से केवल कौन सा जल काम में आता है? सिर्फ और सिर्फ केशिका जल जो होता है वो ही पौधे ग्रहण कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकते। ठीक है, केशिका जल कौन सा होता है? मिट्टी के जो कण होते हैं उन कणों के मध्य के अंदर, ठीक है, मिट्टी के जो कण होते हैं इन कणों के बीच में उपस्थित जो जल होता है, ये जो जल होता है ये क्या कहलाता है? केशिका जल कहलाता है। और इसी केशिका जल का उपयोग जो होते हैं पौधे अवशोषण के लिए करते हैं। ठीक है, बाकी रसायन अनुबंधी जल जो होता है वो मिट्टी के कणों के अंदर होता है, भीतर। ठीक है, गुरुत्व जल जो होता है वो जो बारिश के पश्चात पानी जो होता है, यानी कि जिसे हम वाटर लेवल कहते हैं, ठीक है ना, वो पानी होता है ये, और भूमि के अंदर गहराई में चला जाता है गुरुत्व के कारण, और जिसे गुरुत्व जल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 प्रकार की जो चीजें होती हैं, 3 प्रकार, गुरुत्व जल है, रसायन संबंधी जल और केशिका जल। इसमें से केवल केशिका जल जो होता है वो प्राप्य मृदा जल के रूप में काम आता है, यानी कि पौधे जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ केशिका जल को प्राप्य मृदा जल के रूप में उपयोग में करते हैं। तो पहला तो अफेक्टिंग फैक्टर क्या हो गया? प्राप्य मृदा जल या अवेलेबल सॉइल वाटर। ओके, और वो कौन सा है इसे आप याद रखेंगे, वो कौन सा है? वो है केशिका जल। ओके, गुड। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक होता है, ठीक है, या प्राप्य मृदा जल जो होता है, इसी के अंदर 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा है। एक तो है क्षेत्र क्षमता जिसे कहा जाता है, ठीक है, या जल धारण क्षमता भी कह सकते हैं आप उसे। क्या होती है? जल धारण क्षमता। ये क्या है? जल धारण क्षमता का मतलब क्या होता है? जल धारण क्षमता का मतलब होता है कि किसी भी सॉइल मिट्टी की क्षेत्र क्षमता से, और क्षेत्र क्षमता का मतलब क्या होता है कि गुरुत्व जल के पश्चात, यानी कि जितना भी गुरुत्व जल होता है, आप जानते हैं कि गुरुत्व जल यानी कि जब बारिश होती है, इन दिनों में बारिश हो रही है, तो बारिश के पश्चात जो होता है पानी, जितना पानी जमीन के अंदर जाना होता है वो जाता रहता है गुरुत्व के कारण। ठीक है, और उसके पश्चात मिट्टी के कणों में शेष जो बचा हुआ जो जल होता है वही उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, या ये कहें कि गुरुत्व जल जो होता है, गुरुत्व जल के निष्कासन के पश्चात, या गुरुत्व बल जो होता है, आप जानते हैं कि जो जमीन होती है उसमें एक गुरुत्वाकर्षण होता है जो कि किसके कारण होता है? गुरुत्वीय बल के कारण होता है। ठीक है, तो इस गुरुत्व बल के कारण, इस गुरुत्व बल के द्वारा मृदा से निष्कासित, इस गुरुत्व बल के द्वारा मृदा से निष्कासित अतिरिक्त जल की जो मात्रा जो मिट्टी के अंदर शेष बच गई, ठीक है, अतिरिक्त जल की मात्रा बाकी कहां चली गई? भूमि में गहराई पे चली गई, और जो शेष बच गई, वही शेष बची हुई जो मात्रा होती है वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता कहलाती है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर प्राप्य मृदा जल को 2 भागों में बांटे, किस किस में? एक तो मिट्टी जो केशिका जल के अंदर और एक गुरुत्व जल के अंदर। तो गुरुत्व जल के पश्चात जो शेष बचा हुआ जो जल होता है, जो कि मिट्टी के कणों में या मिट्टी के कणों के मध्य स्थानों में, ठीक है, स्थित रहता है, वही उस क्षेत्र की क्षमता या जल धारण क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये प्राप्त जो मृदा जल है इससे संबंधित एक टॉपिक है, शायद नोट्स के अंदर होगा, तो इसे आप याद करेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। बरसात के पश्चात, बारिश के पश्चात, ठीक है, या फिर आप पानी जो देते हैं उसके पश्चात जो गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण जो अतिरिक्त जो जल की मात्रा जो कि मिट्टी के अंदर शेष बच जाती है, ठीक है ना, वही उस क्षेत्र की जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता के नाम से जानी जाती है। ओके, दूसरा जो अफेक्टिंग फैक्टर है, जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो है मृदा वातन। ठीक है, कौन सा है? मृदा वातन। माय डियर स्टूडेंट, मृदा वातन का मतलब होता है, वातन के मतलब होता है वायु, और आप जानते हैं कि हमेशा पानी अवशोषण उस मिट्टी के अंदर ज्यादा होता है जो सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब पोली होती है, अर्थात जिसके अंदर वातन यानी कि वायु का जो आदान प्रदान है, एक्सचेंजमेंट है, वो आसानी से, यानी कि जो एरिएशन होता है मिट्टी के अंदर वायु का,
वो आसानी से हो सके। यानी कि दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है कि वह मिट्टी ज्यादा मात्रा में जल का अवशोषण करेगी जो भली प्रकार से वातित होगी। वातित का मतलब सरंध्र होगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि खेतों में बहाजोत करके और उसे कैसा बना दिया जाता है, पोला बना दिया जाता है। पोले का मतलब होता है उथला हुआ, यानी कि जिसके अंदर जो मिट्टी के कण है थोड़ी दूर हो जाए, उनके मध्य में वायु प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो मृदा अगर भली प्रकार से वातित है तो वहां वो मृदा जो है वो जल का अवशोषण अच्छी प्रकार से करेगी। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा जो प्रभावित करने वाला जो कारक है डियर स्टूडेंट, वह है मृदा का तापमान। ठीक है, छोटे क्वेश्चनों में अक्सर इसको पूछ लिया जाता है मृदा का कितना तापमान जो होता है वो जल अवशोषण के लिए परफेक्ट होता है, उपयुक्त होता है। तो आप जानते हैं कि 20 से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का जो तापमान होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है जल अवशोषण के लिए। ठीक है, अर्थात जिस मिट्टी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य माना जाता है वो क्या कहा जाता है कि वो मिट्टी जो है वो जल का अवशोषण भली प्रकार से कर सकती है। ओके, इससे ज्यादा अगर 30 डिग्री से अगर कम ज्यादा हो गया, 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया तो भी अवशोषण नहीं होगा, और 20 डिग्री से अगर कम रह गया मिट्टी का तापमान तो भी जल का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे इस टेम्परेचर में ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये डिक्रीज होता है, वैसे वैसे ही जो जल के अवशोषण की जो प्रोसेस होती है वो भी कम होती हुई चली जाती है। तो ये एक परफेक्ट तापमान है। ठीक है, इसके पश्चात जो अंतिम है, मृदा विलयन की सांद्रता जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 4 मृदा विलयन की सांद्रता। आप जानते हैं कि मृदा जो होती है उसके अंदर केवल जल ही नहीं होता, उसके अंदर दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे दूसरे प्रकार के तत्व भी उपस्थित होते हैं। और इन तत्वों के मिलने से, जल के अंदर मिलने से वो जल जल न रहकर और क्या बन जाता है, एक विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक विलयन बन जाता है, और उसी विलयन का अवशोषण किया जाता है पौधों के द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पौधों के जो मूल रोम होते हैं या जड़ों के जो मूल रोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका अवशोषण करें, वो सिर्फ जल का ही अवशोषण करें। नहीं, जल का अवशोषण पौधों की जड़ों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा एक तनु विलयन के रूप में किया जाता है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में दूसरे एलिमेंट्स भी भरे हुए होते हैं। तो सांद्रता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया तनु विलयन के रूप में, तो अगर सांद्र विलयन है तो जल का अवशोषण कम होगा, और विलयन जितना ज्यादा तनु होगा उतना ही अवशोषण अधिक होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे प्राप्य मृदा जल, जिसमें हमने क्षेत्र क्षमता को पढ़ा, मृदा वातन। मृदा वातन में एक चीज और याद रखना कि मृदा जो होती है हमेशा वातित कब होती है, वो जिसमें यानी कि जो एक तो सरंध्र हो, ठीक है, खासकर एक मिट्टी होती है जिसका नाम होता है दोमट। दोमट जो मिट्टी होती है ये क्या होती है, सबसे ज्यादा वातित बताई जाती है कि दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा वातित होती है। ठीक है, दूसरा, मृदा में वायु होना क्यों जरूरी है, इसका एक छोटा सा आप अपने घर में भी या फिर अपने, आप सभी किसानों के बच्चे हैं, ठीक है, खेती बाड़ी से संबंधित हैं, तो आपने एक प्रयोग भी किया होगा कि अगर खेत के अंदर जैसे अब जैसे कपास बोई हुई है, ठीक है, और कपास जो है बहुत भारी मात्रा में अगर बारिश हो जाती है और पानी जो होता है वो कपास में ठहर जाता है, भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पौधे सूखने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर सूख क्यों रहे हैं? सूखने का कारण होता है जलाक्रांत। क्या होता है? जलाक्रांत। जलाक्रांत का मतलब क्या होता है कि अब उस मिट्टी के अंदर जल की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित वायु थी ना, वो सारी बाहर निकल गई। और आप जानते हैं कि मृदा का वातित होना बहुत जरूरी है, किसके लिए? जल के अवशोषण के लिए। ठीक है, इसलिए उस समय क्या हुआ कि मृदा के अंदर से वायु निकल जाने के कारण जलाक्रांत की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, और इसी जलाक्रांत के कारण यानी कि ज्यादा मात्रा में जल जो है वो जड़ों के पास अगर एकत्रित रहता है तो ऐसी स्थिति में भी जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? तो ये चीजें आप, ये अफेक्टिंग फैक्टर होती हैं जल अवशोषण के लिए कि मृदा कैसी होनी चाहिए, उसका तापमान कैसा होना चाहिए, उसकी सांद्रता कैसी होनी चाहिए, ये सभी चीजें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, अफेक्टिंग फैक्टर। आज हम अपने इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं
ठीक है, टॉपिक है रसारोहण यानी कि एसेंट ऑफ सेल। ठीक है, आप जानते हैं कि मृदा से जल का अवशोषण करने का कार्य किसका होता है? मृदा से जल का अवशोषण जो होते हैं वो कौन करते हैं? मूल रोम करते हैं। कौन करते हैं? मूल रोम, जो कि जड़ों में उपस्थित होते हैं, तो आप जानते ही हैं। तो मूल रोमों के द्वारा मृदा से जल मूल रोमों के द्वारा, ठीक है, मृदा से क्या जल मूल रोमों के द्वारा कहां पहुंच रहा है? मूल रोमों के द्वारा अवशोषित हो रहा है। ठीक है, अवशोषित होकर, ठीक है, अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक, कहां तक पहुंच रहा है? पौधे के शीर्ष तक, या क्या कहें, जो उसके अलग अलग भाग हैं, विभिन्न भागों तक। ठीक है, मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक या विभिन्न भागों तक किसके रूप में? अभी बताया था मैंने, तनु विलयन के रूप में। किसके रूप में? तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। ठीक है, किसके रूप में पहुंचता है? तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। राइट, ओके। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को, या ये कह सकते हैं, जल के ऊपर दिश आरोहण। जल मतलब या रस से है, ठीक है, या ये कहें कि तनु विलयन का, जो कि जड़ों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किया गया है, उसका ऊपर दिश गमन, ऊपर की ओर उसका गमन जो होता है वो क्या कहलाता है? वही माय डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं कि मृदा में उपस्थित जो जल होता है वो मूल रोमों के द्वारा अवशोषित हुआ। ठीक है, अवशोषित होने के पश्चात पौधे के शीर्ष भागों तक या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। और जल केवल जल का अवशोषण नहीं होता, जल हमेशा किसके रूप में अवशोषित होता है? एक विलयन के रूप में अवशोषित होता है, जिसमें जल के अलावा दूसरे प्रकार के भी एलिमेंट्स या यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसके अंदर सोल्ड होते हैं, यानी कि घुले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब दूसरी चीज ये होती है कि जो रसारोहण की जो प्रोसेस होती है उसके लिए आवश्यक तत्व जो पौधे के जड़ों में या फिर तनों में, ये तो बात मान ली कि जड़ों के मूल रोमों के द्वारा क्या हुआ? अवशोषण हो गया। लेकिन मार्ग का भी हमें पता लग गया, कौन कौन से मार्ग होते हैं। ठीक है, तो मार्ग का भी हमें पता लग गया कि एपोप्लास्ट पथ होता है, सिम्प्लास्ट पथ होता है, रसधानीय पथ होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये तो जड़ों की बात हो गई। ठीक है, लेकिन अब बात यहां पर यह आती है कि जड़ों के पश्चात जड़ों ने अवशोषित कर लिया, 3 मार्गों के माध्यम से आगे भी बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन अब पौधे के सभी भागों में कैसे वितरित होगा? तो इसके लिए आवश्यक जो होते हैं वो संवहन ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं? संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक भी कौन सा बताइए? वो है जाइलम। ठीक है, इस शब्द को आप याद रखेंगे। वो कौन सा है? वो है जाइलम। तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि पौधों में जल का जो स्थानांतरण है, पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों या जाइलम कोशिकाओं, खासकर वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। तो लिख देता हूं मैं यहां पे, पौधों में जल का अवशोषण नहीं, स्थानांतरण। अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, या लिख सकते हैं जाइलम तत्वों, खासकर कौन कौन से? एक तो वाहिकाएं और दूसरी होती हैं वाहिनिकाएं। ठीक है, किन किन के द्वारा होता है? पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों, वाहिकाएं और वाहिनिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? वाहिकाएं और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, आर्किड्स और जो ट्रैकिड्स होती हैं उनके माध्यम से होता है, यानी कि वेसल्स और
जो ट्रैकिड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जल के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर कुछ भी याद न रहे, ये दोनों चीजें अगर याद न रहे, तो याद रखने की जो चीज है वो क्या रखेंगे आप, वो रख सकते हैं क्या, जाइलम। आपसे कोई पूछे कि पौधों के अंदर जल का जो अवशोषण है वो किस ऊतक के माध्यम से होता है, तो क्या बताएंगे, जाइलम के माध्यम से होता है। राइट, किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रसारोहण के लिए जाइलम ही ऊतक जो होता है वो जिम्मेदार है। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो ये प्रदर्शित करेगा कि जो वाहिकाएं यानी कि जो ट्रैकेड्स, जो वेसल्स होती हैं, और वाहिनिकाएं यानी कि जो ट्रैकेड्स होती हैं, उनके माध्यम से ही जल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट जो है वो यानी कि जो प्रयोग है इस बात को साबित करने वाला वो है, आप एक बालसम का पौधा लें। किसका, बालसम का पौधा लेंगे। ठीक है, इसे आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं बालसम के पौधे को। ठीक है, आप एक बालसम का पौधा लेंगे और उसकी, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास पौधा है। ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं, समझ गए, और ये इसकी नीचे की ओर क्या है, जड़ें हैं, समझ गए। अब आप क्या करते हैं कि किसी भी एक जड़ को, मान लीजिए कि यहां से ये जड़ यहां आ रही है, और इस जड़ को आप ऊपर से यहां से काट दें। ठीक है, सभी जड़ों को नहीं, एक जड़ को आपने काट दिया। ठीक है, एक को काट दिया या दो जड़ों को काट देते हैं आप। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या है, शिराएं हैं पत्तियों के अंदर, इस तरह से। तो जब आप इसको क्या काट देते हैं, इस जड़ को आपने यहां से ऊपर से काट दिया, और ऊपर से काटने के पश्चात आप क्या करेंगे कि इस जड़ को थोड़ा सा, मान लीजिए कि इसको मैं हटा देता हूं, ये कटी हुई मान लीजिए जड़ है, और इसे आप किसके अंदर डुबो कर रख देंगे कुछ घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए। इसको आप सेफ्रेनिन, किसमें, सेफ्रेनिन नामक एक विलयन होता है, और ये विलयन जो होता है ये हमेशा किसको, जो जाइलम है यानी कि जो संवहनोतक होते हैं या जो दृढ़तक होते हैं, केवल उनको रंगने का कार्य करता है। ये ध्यान रखना, सेफ्रेनिन एक ऐसा विलयन है, याद रखेंगे आप इसे। कि आप पूछे कि सर सेफ्रेनिन क्या है, तो सेफ्रेनिन क्या होता है, सेफ्रेनिन एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, एक ऐसा रंजक है, क्या कह सकते हैं आप इसे, एक ऐसा रंजक है जो कि केवल जाइलम और जो दृढ़ोतक होते हैं उनके, जो जाइलम और दृढ़ोतक जो ऊतक हैं, इनको रंगने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, हमें सिर्फ यही मालूम करना है कि रसारोहण की प्रोसेस के लिए जाइलम जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ आपने जड़ को काट दिया, कटी हुई जड़ को 2-3 घंटे के लिए किस विलयन में डुबो दिया, हमने सेफ्रेनिन के विलयन के अंदर डुबो दिया। कुछ समय पश्चात जब हम इनका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब हम अवलोकन करते हैं, तो ध्यान रखना कि बालसम की जो पत्तियां हैं, इनकी जो सिराएं हैं ना, ये ध्यान रखिए इस चीज को, इसकी जो ये सिराएं हैं, ये सिराएं कैसी हो जाएंगी, ये सिराएं लाल रंग की हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, लाल रंग की हो जाएंगी। और लाल रंग की क्यों हुई है बताइए, लाल रंग की इसलिए हुई है क्योंकि इस जड़ के द्वारा सेफ्रेनिन विलयन का क्या किया गया, अवशोषण किया गया। ठीक है, साथ में उसमें सेफ्रेनिन घुला हुआ था, हालांकि बना हुआ तो एक तरह विलयन ही है, तो सेफ्रेनिन इसके अंदर घुला हुआ था। जड़ है, जड़ के ऊतकों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा क्या हुआ, इस सेफ्रेनिन विलयन का अवशोषण कर लिया गया। अब ये सेफ्रेनिन विलयन विभिन्न मार्गों से होता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, जाइलम तक पहुंच जाता है। और माय डियर स्टूडेंट, जाइलम जो टिश्यू या सेल्स जो होती हैं, वो सेफ्रेनिन के कारण कैसी हो जाती हैं, लाल रंग से अभिरंजित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जड़ में तो ये अभिरंजन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो तना होता है वो तो काफी मोटा होता है। जाइलम जो फ्लोएम होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी बीच में स्थित होते हैं। हम एनाटॉमी पढ़ चुके हैं पौधों की। और लेकिन पत्तियों के अंदर जो सिराएं होती हैं, वो ये सिरायों में ये सेफ्रेनिन के रंग को हम आसानी से देख सकते हैं, जिससे ये साबित होता है कि जाइलम जो होता है वही क्या करता है, जाइलम जो होता है वही ट्रांसपोर्टेशन करता है, स्थानांतरण करता है अवशोषित किए हुए जल का। क्योंकि यहाँ पर यही हुआ है कि जो सिराएं हैं, इन सिराओं के जो जाइलम थे, वे जाइलम कैसे हो जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। बालसम के लेकर, बालसम के पौधों को लेकर एक छोटा सा अपना
प्रयोग था। ठीक है, तो पहले परिभाषा हो चुकी है अपनी। परिभाषा क्या कहती है कि मृदा से जल मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होने के पश्चात पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचने की तनु विलयन के रूप में पहुंचता है, और यही जो प्रोसेस होती है ये रसारोहण कहलाती है। और रसारोहण का जो कारण है वो है जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक रसारोहण का कारण है। इसको समझाने के लिए अभी मैंने बालसम के प्रयोग को बताया है आपको। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसके पश्चात दूसरी चीज, ये तो ठीक है कि ये तो ऊतक हो गए, लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि रसारोहण की जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ जो सैप है, ये इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। उन सिद्धांतों की बात करते हैं अब हम। ठीक है, तो अगला जो है, शायद हमने नोट में सिर्फ डिक्सलन और जोली जो है उसका ही सिद्धांत लिखवाया हुआ है, लेकिन यहाँ सिद्धांत कई होते हैं। तो जो टॉपिक है वो क्या है, रसारोहण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप, रसारोहण की क्रियाविधि। तो रसारोहण जो है वो किस तरह से कार्य करता है, और रसा यानी कि आप जानते हैं कि जो पौधों के अंदर जल का जो रसारोहण है वो हमेशा गुरुत्व बल के विपरीत होता है। किसके? क्योंकि गुरुत्व बल किधर होता है, मिट्टी में नीचे की ओर, और रसारोहण किधर होता है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऊपर दिश हो गया ये। तो ये तो आप जानते ही हैं। इसी क्रियाविधि को रसा यानी कि गुरुत्व बल के विपरीत होने वाली इस क्रियाविधि को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से क्या दिए गए, सिद्धांत दिए गए। ठीक है, थ्योरीज जो है वो दी गई। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के विपरीत, किसके? गुरुत्व बल के विपरीत जल के ऊपर दिश गमन को समझाने के लिए, जल के ऊपर दिश गमन को समझाने के लिए अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। और ये सिद्धांत जो है, इन सिद्धांतों को 3 भागों में बांटते हैं हम। कितने भागों में? 3 भागों में इन सिद्धांतों को बांटा जाता है। और पहला जो है वो है जैव बल सिद्धांत। क्या है? जैव बल सिद्धांत। ठीक है, दूसरा जो है जैव बल सिद्धांत के अलावा जो दूसरे प्रकार का जो है वो है भौतिक बल। ठीक है, क्या अपना मूल दाब, मूल दाब सिद्धांत, और तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत। ठीक है, जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत, ये 3 प्रकार के जो सिद्धांत हैं ये किसे साबित करते हैं? रसारोहण की प्रक्रिया को। ठीक है, जैव बल सिद्धांत जो है वो बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर ये बताया गया है, विभिन्न अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया है कि पौधों में उपस्थित जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन जीवित कोशिकाओं में होने वाली कुछ विशेष प्रकार की क्रियाविधि के कारण ही जल का अवशोषण होता है। दूसरा, मूल दाब में क्या बताया गया है कि रसारोहण के लिए जिम्मेदार क्या है? मूल दाब है, जो कि जाइलम की वाहिकाओं में उत्पन्न होता है। ठीक है, और तीसरे प्रकार का जो भौतिक बल दाब है, ये भौतिक बल दाब इन दोनों को क्या करता है? टारगेट करता है, कि ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भौतिक बल दाब के अनुसार क्या होता है कि जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उनका रसारोहण में कोई योगदान नहीं होता। और इसको साबित करने के लिए डिक्सन और जोली नामक वैज्ञानिकों ने एक वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाववाद दिया था, जो कि आज तक मान्य है। और उन्होंने ये बताया था कि रसारोहण के लिए जिम्मेदार होता है वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है वह तनाव जड़ों के द्वारा महसूस किया जाता है, और उसी तनाव के माध्यम से जड़ें जो होती हैं वो रस का अवशोषण यानी कि जल का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। कल के वीडियो में, ठीक है, हम आपको इन तीनों की थ्योरी के बारे में बताएंगे कि मैटर क्या है, जो कि लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का।
तब तक अपने नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको 25 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं डियर स्टूडेंट, उन्हें याद कीजिए। ठीक है, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी तरह के सवाल में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप मुझसे, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से कतराते हैं कि सर से हम सवाल पूछें या न पूछें। ठीक है, सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इस वर्ल्ड एपेडिक में यही एक माध्यम है, ठीक है, रूबरू होने का। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।